हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जहां अपना डिस्कशन चल रहा था 12th क्लास की जियोग्राफी के ऊपर, और जो अपना चैप्टर चल रहा था वो है मिनरल्स एंड इंडस्ट्री। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर अपने जो डिस्कशन कर लिया था वो अपने जिप्सम तक किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। जिप्सम के बारे में मैंने आपको 4 रीजन बताए थे, 4 एरिया बताए थे कि यहाँ पे मेनली ये मिलता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका है वो है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी मिनरल्स बोल देते हैं, एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स के अंदर जो आपके बुक के अंदर है ओनली एक ही दिया हुआ है और उसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में आपको बताने से पहले एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, एनर्जी मिनरल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली एनर्जी मिनरल्स किसको बोला हुआ है यहाँ पे? जो ऐसे मिनरल्स जो अंडर द सरफेस मिल रहे हैं और उनसे अपने को एनर्जी मिल रही है, ठीक है। किसी भी वर्क को चलाने के लिए एनर्जी मिल रही है, वो आपके एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल्स हो गए, ठीक है। अब अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम कोल के बाद में सेकंड सबसे यूजफुल है, ठीक है। और एफिशिएंसी भी आप मान सकते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। कोल के बाद में ये सेकंड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। कोल के बाद में ये सेकंड पोजीशन के ऊपर एफिशिएंसी के मामले में, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो एक्सप्लोरेशन है वो आपको मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स के, सेडिमेंट्री रॉक्स। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको रॉक के 3 टाइप बताए थे। यहाँ पे कौन कौन से थे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ रॉक होते हैं और ये मिलता है आपको सेडिमेंट्री रॉक के, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आपको ये मिलता है। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर तो ये मिलता है, बट पेट्रोलियम बेसिकली आपका साइंस की अगर बात करें इसके पीछे की तो ये है हाइड्रोकार्बन। ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि होते क्या हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। बेसिकली आपका जो पेट्रोल है वो आपका हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बना कैसे है? ये बना है इन सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के दबने से, ठीक है। ये जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इन रॉक्स के बीच में कोई ना कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस आके दब गया, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम पीरियड निकला, बहुत से टाइम बीत जाने के बाद ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट सिर्फ यही बताया गया कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में आके फंस गया और टाइम पीरियड निकलने की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से वो जिस भी फॉर्म के अंदर था उससे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये इसके जो बनने की प्रोसेस है वो बताई गई है, ठीक है। तो आप सिर्फ याद रख लीजिएगा इस बात को, जो ये प्रोसेस है इसको थोड़ा सा आप याद ही रख लीजिएगा, ठीक है। अब अपने प्रोडक्शन एरिया की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? प्रोडक्शन की अगर अपनी बात करें, प्रोडक्शन के मामले में ये जो इधर का जो रीजन है, वेस्ट का जो रीजन है वहां पे मिलता है। वेस्ट का जो रीजन है वहां पे मिलता है और मेनली यहाँ, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? यहाँ आपका जैसलमेर, ठीक है, और नीचे बाड़मेर, ऊपर बीकानेर और यहाँ पे जोधपुर। तो ये 4 ही हैं डिस्ट्रिक्ट भी। बीकानेर का कुछ पार्ट, जैसलमेर, बाड़मेर और वेस्ट का जोधपुर, जोधपुर का वेस्ट पार्ट, ठीक है। इतना एरिया है जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बहुत बड़े इसके रिजर्व मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसलमेर और
जोधपुर का वेस्ट। ठीक है, अभी बहुत सी जगह भी हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह है मामियों की ढाणी, नाम लेता हूं मैं, एक जगह है मामियों की ढाणी, मामियों की ढाणी। ये जगह क्यों लिखी है मैंने? ये जगह केयर एनर्जी इंडिया लिमिटेड एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, केयर एनर्जी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, केयर एनर्जी इंडिया लिमिटेड एक संस्था है ब्रिटेन की, उसने क्या किया है, यहाँ पे वेल लगाने का काम किया है मामियों की ढाणी। ठीक है, उसने स्पेशली लाइसेंस लिया है इंडियन गवर्नमेंट से और यहाँ पे वेल लगाने का काम किया है। ठीक है, तो वेल्स लगा रहे हैं और वेल्स से ही आपको पेट्रोलियम है वो मिल रहा है। ठीक है, केयर एनर्जी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ब्रिटेन की है और इसने है वो परमिशन ली हुई है। ठीक है, अब ये मामियों की ढाणी है कहाँ? ये गुढ़ामलानी रीजन पड़ता है आपका बाड़मेर के अंदर, वहां है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गुढ़ामलानी तो मामियों की ढाणी। इसके अलावा यहाँ भी बहुत सारे वेल हैं, उनके दो तीन के नाम आपको याद रखने चाहिए। एक है घोटारू, एक है घोटारू, एक है घोटारू जैसलमेर के अंदर ही है। ठीक है, और ये वेल का यूज यही है पेट्रोल निकालना, पेट्रोलियम गैसेस निकालना। ठीक है, तो एक है आपका घोटारू। इसके अलावा खराखर, एक आपका है खराखर, खराखर के अलावा एक और है तन्नोट। तन्नोट बेसिकली जगह का ही नाम है, यहाँ पे जैसलमेर के अंदर यहाँ की एक माता भी फेमस है, तन्नोटिया माता। देखिए तन्नोट, ये एक वैल है तन्नोट। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो हैं, जैसे मामिया खुद एक वेल का नाम है। तो ये आपको मेनली घोटारू और खराखर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तन्नोट के अंदर भी एक वेल है। अब देखिए ये जो भी इसके जो एक्सप्लोटेशन का या जो भी वर्क होता है राजस्थान के अंदर, अगर मैं राजस्थान के अंदर मैंने बताया आपको यहाँ पे निकलता है, तो यहाँ पे अब इसका जो एक्सप्लोर करना है कि कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा, एक्सप्लोर करने का जो प्रोग्राम है, ठीक है, वहां से प्रोड्यूस करने का जो काम है, ठीक है, इसको रिफाइन करने का जो काम है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है, और इसको ट्रांसपोर्ट जो है उसको देखने का जो काम है, वो एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर आता है और वो इंस्टीट्यूट है राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं लिमिटेड, सारा को शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपको चारों पांचों बातें याद रखनी है। प्रोड्यूस के अंदर एक ई और आएगा, ठीक है, एक्सप्लोर, प्रोड्यूस, रिफाइन, डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसपोर्ट, इतने सारे के सारे काम राजस्थान के अंदर एक ही संस्था है, एक ही इंस्टीट्यूट है जो मैनेज कर रहा है, वो है राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में देखिए, जो वेल्स हैं वो घोटारू, तन्नौर, खराखर, ऐसे ऑलमोस्ट 31 वेल्स हैं अपने पास। ठीक है, राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट 31 वेल्स हैं जहां से पेट्रोलियम के रिजर्व मिल रहे हैं। ठीक है,
जहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्व मिल रहे हैं। ठीक है, एक आप ये 31 जो वेल्स हैं वो साचोर जो आपका बेसिन है, साचोर बेसिन, ठीक है, जालोर से शुरू होता है यहाँ से, उससे यहाँ तक के एरिया के अंदर, ठीक है, साचोर यहाँ जालोर के अंदर होता है, वहाँ से लेके ऊपर तक का एरिया है वहाँ पे मिलते हैं अपने को 31 वेल्स। ठीक है, और सभी से ऑलमोस्ट प्रोडक्शन होता ही होता है पेट्रोलियम का। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करने हैं। इसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिनरल्स का कंजर्वेशन। ठीक है, मिनरल्स का कंजर्वेशन। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अपने जितने भी मिनरल्स का यूज कर रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, उनकी क्वांटिटी अर्थ की सरफेस के नीचे अपने को नहीं पता कितनी है, लेकिन वो फिक्स है। मान लीजिए 100 भी है तो अपने यूज करते जा रहे हैं उस 100 में से, अगर अपने एक भी कम कर रहे हैं तो वो 99 हो रहा है। ठीक है, एक भी अगर अपने कम कर रहे हैं तो वो 99 हो रहा है, और जिस दिन ये एक यहाँ से कम हो गया ना उस दिन यहाँ पे सिर्फ 0 ही बचेंगे। ठीक है, तो अपने को इस बात को बहुत इजीली समझ लेना चाहिए कि जितने भी रिजर्व हैं जिस दिन वो पूरे खत्म हो गए उस दिन अपने पास कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है, और ये जो मिनरल्स हैं इनमें को बनने की जो प्रोसेस है वो कोई 5-10 मिनट का खेल तो है नहीं, इनको बनने के अंदर बिलियन मिलियन ईयर्स लगते हैं। ठीक है, इनको बनने के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन होती है कि जो शायद अब अर्थ अब ना प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मिनरल्स हैं आपके उनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, उनकी क्वांटिटी फिक्स है, और अपने उनका जो रैपिडली यूज कर रहे हैं उस रैपिडली यूज की वजह से वो अब अपने पास कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो आने वाली जो जनरेशन है उसको शायद ये देखने को ही ना मिले कि कोई पेट्रोल नाम की चीज होती थी। हो सकता है अगर अपने इतनी रैपिडली अगर किसी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाली 2 पीढ़ी बाद 4 पीढ़ी बाद वो गायब हो जाएगा, उसके पास वो नहीं रहेगा। ठीक है, डार्विन लेमार्क ने ये बात बहुत पहले बता दी थी कि जिस चीज का यूज खत्म हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए ये तो सिंपल सी बात थी कि एनर्जी का या मिनरल्स का अपने को कंजर्वेशन करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो टॉपिक है वो आपका सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रीज का। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट इंडस्ट्री में है वो इसके बाद में शुरू हो जाता है। अब इंडस्ट्री के अंदर आपके कौन कौन से हैं मैं अगर ब्रीफली बताऊं, आपकी है कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, आपकी कॉटन टेक्सटाइल है, आपकी सीमेंट वाला है, आपके पास डेयरी वाला है, आपके हस्तकला जिसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट वो भी है थोड़ा। तो ये सारे हैं, तो इनके बारे में अपने को डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो पहले अपने इंडस्ट्रीज के बारे में बेसिक देख लेते हैं कि इंडस्ट्री होती क्या है। हेडिंग लगा लेते हैं इंडस्ट्री। जिस जगह के ऊपर इंडस्ट्री लगी हुई है वो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और वहाँ पे हुई डेवलपमेंट के बारे में बताएगा आपको। ठीक है, अच्छी इंडस्ट्री लगी हुई है तो वहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट को शो करेगा, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होगा, और अगर बढ़िया नहीं लगी हुई है तो वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल भी बढ़िया नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अब किसी इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए उसको नेचुरल रिसोर्सेज, जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा उस इंडस्ट्री को डेवलप होने में टाइम, उतने ज़्यादा मतलब उसको हेल्प मिलेगी, उसको टाइम कम लगेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले। ठीक है, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, एनर्जी मिनरल्स या एनर्जी रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे, एनर्जी रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे उतना इजीली इंडस्ट्री बिल्डअप होगी। ठीक है, उसको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा लेबर
अगर लेबर इजीली प्रोवाइड हो रही है तो उसको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आबादी ज़्यादा है काम चाहने वालों की, ठीक है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लोग काम चाहते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें डेवलप करने में बेनिफिट है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रॉब्लम है उसका समाधान होना चाहिए, इजीली हर जगह जाया जा सके, ठीक है, इजीली जो उनकी जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, उनको बेनिफिट मिल सके इस बात में, तो वो भी किसी भी इंडस्ट्री के डेवलप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के अंदर बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी चीज है किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो किसी इंडस्ट्री के डेवलप होने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, लेबर या ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा मनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो वैसे हर काम के लिए जरूरी है लेकिन इंडस्ट्री बिल्डअप करनी है तो मनी तो चाहिए चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर अपने राजस्थान के ऊपर फोकस करें तो राजस्थान के अंदर देखिए बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, अब इसको आप वो किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ लीजिएगा। इतना बड़ा रीजन होने की वजह से यहाँ पे जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है वो उतना मतलब एरिया को देखते हुए उतना बड़ा हुआ नहीं, ठीक है। उतना बड़ा ना होने की वजह पीछे कोई रीजन अगर आप देना चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हुआ या कैसे नहीं हुआ वो आप देखिएगा, लेकिन जो कंडीशन क्या थी वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब राजस्थान बना, शुरू से बात कर लेते हैं, उस टाइम ओनली 11 इंडस्ट्री, ठीक है, उस टाइम ओनली 11 मेजर इंडस्ट्री, और अगर रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करूं, रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो 200 प्लस, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर 207 होना चाहिए, बट आप 200 प्लस का आइडिया लेके चलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, ठीक है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी वो ये थी, ठीक है। तो देखिए इतने बड़े रीजन के अंदर ओनली 11 ही मेजर इंडस्ट्रियां थी, तो आप कंडीशन समझ सकते हैं कि कैसे थी ये उस टाइम, ठीक है। आप इसके पीछे क्या रीजन थे वो जरूर ढूंढिए और ढूंढ के यहाँ मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए उसके डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अब जो करंट कंडीशन है वो बता देता हूँ मैं आपको। अब करंटली 36 डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन चुके हैं, ठीक है, 36 तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन चुके हैं अब तक इंडस्ट्रियल रीजन के लिए, ठीक है। तो 36 इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुके हैं, 9 सब सेंटर बन चुके हैं, 9 सब सेंटर बन चुके हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं उपकेंद्र, 9 सब सेंटर बन चुके हैं। इनमें से मेनली कौन सा है? ब्यावर का जो सब सेंटर है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मकराना का भी एक सब सेंटर है, उसका भी नाम आता है बहुत जगह, और आबू रोड वाले का भी नाम आता है, लेकिन आप 9 में से 2 को तो याद रखिए। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जिनको इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी गाइडेंस चाहिए होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं सब सेंटर्स और उनके अंदर, ठीक है। और ये इतने मेजर डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाए हुए हैं, ये लोगों की हेल्प के लिए हैं कि आप इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आप यहाँ पे आगे डील कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो 36 तो वो है और 9 सब सेंटर बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट लगाए वो एक 2015 के अंदर इन्होंने एक एक्ट पास किया, ठीक है। वो एक्ट था स्पेशल इकोनॉमिक
जोन वाला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इन्होंने एक्ट पास किया और उसके अंदर ये बताया कि जहां इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की जगह है, मतलब जो रिसोर्सेज हैं अगर डेवलपमेंट होने के लिए, तो वहाँ ये चीज़ें डेवलप की जाए इजीली, ठीक है। तो ये एक्ट था और इसके थ्रू एक स्लोगन दिया गया था, मेक इन इंडिया टाइप का स्लोगन था, मेक इन राजस्थान। जैसे मेक इन इंडिया चल रहा है करंटली, सेम था मेक इन राजस्थान, ये स्लोगन उस टाइम दिया गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2015 के अंदर ये SEZ सेज बोल सकते हैं इसको, SEZ इसका एक्ट, इस एक्ट को पास किया गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड और जो एफर्ट डाले गवर्नमेंट ने उनकी बात करें, तो गवर्नमेंट ने बनानी शुरू की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का मतलब ये था कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, उनको क्या क्या छूट दी जानी चाहिए, ठीक है, उनको कैसे मतलब रिस्ट्रिक्ट होने से बचाया जाए, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आपकी बननी शुरू हुई, तो बहुत इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी यहाँ तक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी है? फर्स्ट टाइम जो आई थी वो आई थी 1978 के अंदर, ठीक है। 1978 के अंदर बनाई इन्होंने पॉलिसी। उसके बाद में जो बनाई वो 90 के अंदर नहीं, 1990 के अंदर, फिर 94 के अंदर भी बनाई थी और 98 के अंदर भी बनाई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है इन सब चीज़ों के अंदर कि पॉलिसी बना के इनको रिस्ट्रिक्ट होने से बचाया जाए, ठीक है, इनको छूट दी जाए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाए कैसे न कैसे करके इंडस्ट्रीज का राजस्थान के अंदर। तो ये पॉलिसीज बनाई उन्होंने, ठीक है, टाइम टू टाइम। अब देखिए, इन सब पॉलिसीज की वजह से कितने जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई, उसको समझने के लिए दो तीन एग्जांपल आप अपने उठाएंगे आपके बुक से, यानी कि एक कॉटन वाला, सीमेंट वाला और डेयरी वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको उड़ाते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब जो फर्स्ट एग्जांपल उठा रहे हैं वो उठाएंगे कॉटन टेक्सटाइल का, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल राजस्थान के अंदर तो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, मतलब शुरुआत के अंदर, बाद में तो बहुत अच्छी मिल्स वगैरह आने लगी राजस्थान के अंदर। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया का जो कपड़ा है वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, ठीक है। इंडिया का जो कपड़ा है वो वर्ल्ड वाइड फेमस था और उसके पीछे रीजन ये था कि वो हाथ से बनता था, ठीक है, वो मशीन से नहीं बनता था, वो हाथ से बनता था और उसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन बनाए जाते थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बना के उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था फॉरेन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो देखिए, कॉटन टेक्सटाइल की अगर अपनी बात करें, कॉटन टेक्सटाइल की अगर अपने बात करें, तो मैंने पहले ही बताया कि इंडिया के अंदर हाथ से बनता था। तो जो इंडिया के जो अलग अलग जगह हैं वहाँ से अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स हैं वो फेमस हुए। जैसे फॉर एग्जांपल ढाका जो है, उस टाइम इंडिया का पार्ट था जब थे तब, वहाँ की मलमल बहुत फेमस हुई, ठीक है। मलमल एक टाइप का क्लॉथ है, ठीक है, एक कपड़े का ही एक प्रकार है। अब देखिए, ढाका की है वो मलमल बहुत ही फेमस हुई, ठीक है। उसके अलावा मुसलीपट्टनम एक जगह है, वहाँ की छींट, वहाँ की छींट, इस छींट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये छींट जो वर्ड है वो इंग्लिश के वर्ड से निकला है, ठीक है, थोड़ा बता देते हैं आ गए तो इसलिए, वैसे आपके नहीं है। ये जो छींट वर्ड है वो इंग्लिश के शीट जो वर्ड है, शीट जिसको बोलते हैं आप,
उस शीट के वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है। पतली जो शीट नहीं होती, शीट बोलते हैं अपने जिसको, उस वर्ड से इस छींट वर्ड को निकाला हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब जितना पतली शीट होती है उससे पतला कपड़ा होता है, उसके जितना ही पतला, तो ठीक है। ये छींट वर्ड निकला है। ये एक उस टाइम एक पॉट होता था मुसलीपट्टनम, ये वहां का फेमस था, ठीक है। मुसलीपट्टनम का है जो वो छींट फेमस था, ठीक है। इसके अलावा कैलिको एक और टाइप है क्लॉथ का, वो कैलिको फेमस था, वो था कालीकट का, ये वही कालीकट जगह है जहां से वास्को डी गामा इंडिया के अंदर एंटर हुआ, ठीक है। ये वही कालीकट। उसके अलावा जो सूरत की जो गोल्डन जरी है वो वर्ल्ड फेमस थी। सूरत की जो गोल्डन जरी है, सूरत के साथ एक और जगह भी है, वहां की भी, उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन सूरत की जो गोल्डन जरी है वो बहुत अच्छी फेमस थी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फेमस थी उस टाइम, बहुत जगह एक्सपोर्ट होती थी। सूरत की जो गोल्डन जरी है उसका नाम आप जरूर लिखिएगा, सूरत की है वो गोल्डन जरी। और सूरत कहाँ है? गुजरात के। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ हैं और उनकी जगह जहाँ से ये फेमस हुए थे, तो ये भी आपको मेंशन किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट होता था, मैंने आपको बताया, फॉरेन कंट्रीज के अंदर, और बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी उस टाइम इन कपड़ों की, ठीक है। लेकिन अब क्या है, करंटली जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हाथ से जैसे काम बंद हुआ, काम सारा मशीनों के ऊपर बेस्ड होने लगा। मशीनों के ऊपर बेस्ड होने की वजह से जो उनकी जो यूनिकनेस थी वो धीरे धीरे चली गई, ठीक है। हैंडमेड होती थी चीज़ें तो उनके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता था, ठीक है, और उनके अंदर क्राफ्टिंग ज़्यादा होती थी। मशीनें हैं वो एक ही ऑर्डर के अंदर वर्क करती है, अलग अलग टाइप से वो नहीं कर पाती। तो इस वजह से यहाँ के जो कपड़े थे उनकी बाद में वैल्यू था वो धीरे धीरे चली गई, लेकिन अब भी कई जगह बनते हैं तो वो फेमस है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब राजस्थान के अंदर एंटर करनी शुरू कर देती है मिल्स आपकी, ठीक है। और मिल्स एंटर करती हैं आपकी सबसे पहले ब्यावर के अंदर मिल खुलती है, वो खुलती है 1889 के अंदर, ठीक है। 1889 के अंदर मिल खुलती है और उस मिल का नाम होता है, अब देखिए इस टॉपिक के अंदर कॉटन टेक्सटाइल के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 12 मिल्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको सारी मिल्स के नाम पढ़ने तो पड़ेंगे, आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, याद भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। और बहुत सी के तो टाइम भी दिया हुआ है कि ये कब ओपन हुई थी, तो आपको ये जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ इनको आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। और जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ उनको आप नोट कीजिएगा, और वीडियो जब ये बने पूरी उसको भी आप 3 से 4 बार देखिए, ताकि आप जो बार बार इसको सुनेंगे तो आपको टाइम प्लस जगह और प्लस उस मिल का नाम ये आपको याद हो जाए, ठीक है। और शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया कि 1889 के अंदर पहली जो मिल आई थी वो आई थी 1889 के अंदर, ठीक है। उस मिल का नाम था कृष्णा मिल्स को एम से लिखूंगा, लिमिटेड को LTD, ठीक है। कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और जो जगह थी वो थी ब्यावर, ठीक है, ब्यावर अजमेर के अंदर। फर्स्ट मिल ये थी। सेकंड मिल आपकी थी एडवर्ड मिल नाम से, वो 1906 के अंदर आई थी। उस मिल का नाम था एडवर्ड मिल, ठीक है, एडवर्ड मिल, ये भी ब्यावर के अंदर, ठीक है। एडवर्ड मिल्स अब बंद हो चुकी है, ठीक है। एडवर्ड मिल अब नहीं चल रही है, एडवर्ड मिल आपकी बंद हो गई थी 1998, ठीक है। इसके बाद में ये मिल नहीं चल रही है, ये क्लोज हो गई थी उस टाइम, और इसके बाद में अभी नहीं चल रही, ठीक है। तो एडवर्ड मिल 1906 के अंदर आई थी, ब्यावर के अंदर ही थी। इसके बाद में जो आती है वो आती है महालक्ष्मी मिल्स, और ये महालक्ष्मी मिल्स 1927 को ओपन होती है। 1927 को
लक्ष्मी मिल्स, ठीक है, महालक्ष्मी मिल्स, ये भी ब्यावर के अंदर ही, ठीक है। हाँ एक बात और बता देते हैं, जो कृष्णा मिल जो शुरुआत के अंदर हुई थी, उसको जो ओपन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, उनका नाम दामोदर दास था, ठीक है, दामोदर दास व्यास था उनका नाम, और वो एक सेठ थे, ठीक है, सेठ दामोदर दास व्यास। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप, सेठ दामोदर दास व्यास नाम के एक आदमी थे, उन्होंने ये ओपन करवाई थी, और उसके बाद में एडवर्ड मिल आई है, उसके बाद में महालक्ष्मी मिल्स आई है, ठीक है। अब देखिए महालक्ष्मी मिल्स के बाद में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल आई थी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल आई। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल आपकी थी, वो आई थी 1938 के अंदर, 1938 के अंदर, जहां तक मुझे ये 1938 की होनी चाहिए, ठीक है। मेवाड़ के बाद में अब महाराजा उम्मेद सिंह मिल आई थी, वो मिल है वो आई थी 1942, महाराजा उम्मेद सिंह मिल। ये मिल इंडिया की सबसे सॉरी राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है, राजस्थान की लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मिल है ये राजस्थान की, पाली के अंदर बताते हैं ये। तो 1942 के अंदर महाराजा उम्मेद सिंह मिल है वो निकली, ठीक है। उसके अलावा 1946 के अंदर महाराजा शार्दुल सिंह मिल है वो भी बनी थी, तो 1946 के अंदर आप वो भी लीजिए, 1946 या शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह बीकानेर के महाराज थे, ठीक है, शार्दुल सिंह। आपकी बुक के अंदर इतने ही हैं, वैसे बहुत से नाम दिए हुए हैं, जैसे 1960 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर एक मिल बनी थी, राजस्थान मिल नाम से था, उसको स्पिनिंग एंड वाइनिंग मिल भी बोलते हैं, राजस्थान स्पिनिंग एंड वाइनिंग मिल, वो 1960 के अंदर आई थी, ठीक है। भीलवाड़ा की एक जगह है गुलाबपुरा, तो राजस्थान स्पिनिंग एंड वाइनिंग मिल लिमिटेड, ठीक है, ऐसा कुछ नाम था उसका, और वो थी गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। आपकी बुक के अंदर इसका नाम मेंशन होगा, जरूर मेंशन होगा, ठीक है। 1960 के अंदर ये भी थी, 1960 के अंदर इतनी मिलें आ चुकी थी, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत है, मयूर मिल एक थी, ठीक है, उसके अलावा भी और है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल है भवानी मंडी के अंदर, वो भी थी। तो बहुत से, ये जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल जो भवानी मंडी है वो 1968 के अंदर आई थी, वो 1968 के अंदर आई थी, तो आप उसको भी लिख लीजिए, राजस्थान टेक्सटाइल मिल लिमिटेड भवानी मंडी। बेसिकली इतनी बहुत है आपके लिए, तो आप अगर इतना याद रख लेते हैं इन मिल्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1989 के अंदर कृष्णा मिल, ठीक है, सेठ दामोदर दास व्यास ने शुरू की, 6 के अंदर एडवर्ड मिल, और वो 1998 के अंदर बंद भी होगी, ठीक है। 1927 के अंदर महालक्ष्मी मिल्स, ठीक है, 1938 के अंदर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, 1942 के अंदर उम्मेद सिंह मिल्स, ठीक है, और ये सबसे बड़ी मिल है राजस्थान की। 1946 के अंदर महाराजा शार्दुल सिंह मिल, 1960 के अंदर राजस्थान स्पिनिंग एंड वाइनिंग मिल लिमिटेड, ठीक है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, और 1968 के अंदर राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी के अंदर। आप अगर इतनी मिल्स याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल डेवलप हुई टेक्सटाइल के मामले में वो भीलवाड़ा रीजन के अंदर, ठीक है, इसीलिए भीलवाड़ा को दो नाम से और बुलाया जाता है, वो नाम है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, लिख लीजिएगा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और द सिटी ऑफ क्लोथ, द
सिटी ऑफ क्लोथ, द सिटी ऑफ क्लोथ, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर ये डेवलप हुआ, इसलिए भीलवाड़ा को ऐसा बोलते हैं। तो मेनली तो इसके बारे में, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में इतना ही था। उसके बाद में हाँ ये भी है कि अब कितनी मिल्स उस टाइम थी, ठीक है, राजस्थान के अंदर जब राजस्थान बना, और कितनी मिल्स अब करंटली हैं, तो वो आपको के अंदर देख लीजिए। मैं बता देता हूँ कि जब 1950 के अंदर 1950 के अंदर अपने पास उस टाइम ओनली 5 मिल्स, ठीक है, 5 या 6 के आसपास होगा, 5 ही थी वैसे तो, ठीक है। और जो करंटली है वो 28 मिल्स है आपके पास, ठीक है, 28 मिल्स हैं वो अब करंटली हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा उसने आपको ये भी मेंशन किया होगा बुक ने कि अब इस जो ये मिल्स चल रही हैं इनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ठीक है, इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। तो वो भी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेनली प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जो आपका क्लाइमेट है उसका ड्राई रहना जरूरी है, क्योंकि कपड़ा आपको पता ही सूखा रहेगा तभी बनेगा। तो ड्राई क्लाइमेट रहने की भी प्रॉब्लम आ रही है, बेवजह बारिश हो जाती है तो वो खराब कर देता है, ठीक है। उसके अलावा लेक ऑफ मनी प्रॉब्लम है, हर काम के लिए प्रॉब्लम है लेक ऑफ मनी। तो लेक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर है भी दो चार मजदूर अगर हैं भी, अगर जो मेन है तो वो भी अनट्रेंड ही है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खराब कर रही है। राजस्थान सरकार को इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और इतनी सारी बातें आपको कॉटन टेक्सटाइल के अंदर पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आप लेते रहेंगे, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, टाइम हो चुका है काफी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टेक्सटाइल से, कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, या जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है आप उस पर भी मैसेज करके कभी भी आप अपना क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपने